हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो जी हाँ, ये है हमारा वीडियो नंबर 5 ऑन रोटेशनल मोशन और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है एज कंस्टेंट टू रोटेशनल मोशन, वर्क डन बाय टॉर्क जैसे वर्क डन बाय फोर्स इज एफ एस कॉस थीटा, वैसे वर्क डन बाय टॉर्क इज टी डी थीटा, डी डब्ल्यू इज टी डी थीटा या फिर डब्ल्यू इज टाउ इंटू थीटा। तो जो काम वहाँ पे फोर्स कर रहा है लीनियर मोशन में, वही सभी काम कौन कर रहा है यहाँ पे बेटा, टॉर्क कर रहा है आपका रोटेशनल मोशन में। तो इसी लिहाज से हमको जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी इसके ऊपर बनते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बनेगा, जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हमको यहाँ पे मिलते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे और टॉर्क के बारे में और डेप्थ में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उसके पहले हम कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेज लिख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में समझे हैं या फिर कॉन्सेप्ट उसका हमने पढ़ा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरा डिस्कशन ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि टॉर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। और हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार, है ना। आर आपको हो सकता है आर वेक्टर दे दिया जाए कुछ तो भी, जैसे आर बार आपको दे दिया गया बेटा यहाँ पे कुछ तो भी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और फोर्स वेक्टर आपको दे दिया एफ इज इक्वल्स टू क्या बेटा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो हम टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क हम निकालेंगे मॉड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप से, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, आर एक्स आर वाई आर जेड, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, खत्म। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करते ही आएगा। हो सकता है आपको टॉर्क इस फॉर्म में ना देते हुए, टॉर्क आपको इस फॉर्म में ना देते हुए आपको सीधा सीधा क्या दे देंगे बेटा, आर दे देंगे, एफ दे देंगे और उनके बीच का एंगल दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि टॉर्क इज नथिंग बट आर एफ साइन थीटा। और बेसिकली हम आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर एफ आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा टॉर्क का एक डेरिवेशन। तो ये जो टॉर्क हम लिखते हैं बेटा, ये वाला ऊपर वाला टॉर्क है ना, या फिर ये वाला टॉर्क, ये किसके लिए बेटा, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट सम फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस। जैसे अगर आप अर्थ का टॉर्क निकाले विथ मतलब अर्थ मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है आपका एफ और ये क्या है बेटा आपका आर, तो एफ इंटू आर। अब यहाँ पे आर बार और एफ बार ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं बेटा आर इंटू एफ। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये पॉइंट के अलोंग अगर आपको टॉर्क निकालना रहा, ये पॉइंट के अलोंग अगर आपको क्या निकालना रहा बेटा, टॉर्क निकालना रहा, तो आप कैसे लिखोगे, आर एफ साइन थीटा, है ना। लेकिन अगर बॉडी का ही आपको टॉर्क निकालना है, द कंप्लीट बॉडी, जैसे अर्थ खुद के एक्सिस के अलोंग घूम रही है, तो अर्थ का टॉर्क अगर आपको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे अपन, टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जैसे हमारा फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो काम फोर्स कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहा है, टॉर्क। जो काम यहाँ पे मास कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम यहाँ पे एंगल लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई जो होता है हमारा, आई दैट इज नथिंग बट टाउ बाय अल्फा। मतलब ये मास क्या होगा हमारा, मास इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। या फिर अल्फा क्या लिख सकते हैं अपन, टाउ बाय आई, अल्फा इज टाउ बाय आई। या फिर अपन लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। तो ये लीनियर के फॉर्म में, ये एंगुलर के फॉर्म में, बस। वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स produces translational motion और external unbalanced torque, external unbalanced force, external unbalanced torque produces rotational motion।
फोर्स प्रोड्यूसेस ट्रांसलेशनल मोशन एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपन जनरली क्या लेते हैं बेटा कि ऊपर वाले फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्स नेगेटिव, राइट वाले फोर्स पॉजिटिव और लेफ्ट वाले फोर्स क्या ले लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। वैसे यहाँ पे अपन साइन कन्वेंशन में ले लेते हैं कि क्लॉकवाइज वाले टॉर्क अपन ले लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क अपन ले लेंगे बेटा नेगेटिव। खत्म। तो इस तरह से हम इसके साइन कन्वेंशन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ABCDE वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले तो देखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स बेटा? वर्क डन क्या होता है बाय फोर्स? इट इज FS cos थीटा, FS cos थीटा। या फिर अगर मुझे इंटीग्रेशन मतलब अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं? वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ F dx, है ना। वैसे व्हाट विल बी वर्क डन बाय टॉर्क? वर्क डन बाय टॉर्क विल बी फोर्स की जगह टाउ और S की जगह थीटा। अगर टाउ वेरिएबल रहा तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे? टाउ ऑफ डी थीटा। खत्म। वर्क डन इज, ये ओमेगा लग रहा है ना, तो थोड़ा W को अपन ऐसा लिखेंगे, ओमेगा लग रहा है ना ये W। क्लियर है? ये भी ओमेगा लग रहा है ना। ओमेगा और W में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो आपको लगेगा एंगुलर वेलोसिटी है। वर्क डन। क्लियर है? नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क्स इज नथिंग बट चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब भी क्या बेटा कि वर्क डन बाय टॉर्क इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर। खत्म। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इज नथिंग बट, वापस ओमेगा लग रहा है ये ठीक है, इसको W थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन, तो आपको समझ में आ जाता है बोलना। वैसे इसको लिख लेते W, इसको लिख लेते अच्छा W, इसको भी लिख लेते अच्छा वाला W, है ना। हाफ I है ना ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अब जनरली आपको डायरेक्टली कभी कभी ओमेगा नहीं दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, तो ओमेगा क्या होता है? 2πn। तो वही क्या लिख सकते हैं अपन? वर्क डन, अरे यार वापस से W ऐसा लिखते हैं, मैंने ध्यान में नहीं रहता। वर्क डन बाय टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो हाफ I, यहाँ पे अपन लिखेंगे 2πn2, तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 4πn1 स्क्वायर। सो वर्क डन बाय टॉर्क क्या हो जाएगा? देखो इसको बाहर निकालेंगे तो अपन ये हो जाएगा बेटा आपका हाफ I इंटू 4π स्क्वायर इन ब्रैकेट n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट बेटा पावर एक्सपेंडेड बाय टॉर्क, EFG, पावर एक्सपेंडेड बाय टॉर्क। तो पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट इज पावर? पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन, dW/dt। ओमेगा लग रहा है क्या? W अच्छा निकाल लो, dW/dt, है ना। मतलब भी क्या लिख सकते हैं बेटा? d/dt ऑफ व्हाट इज वर्क? टाउ इंटू थीटा। सो अगर टाउ आपका कांस्टेंट है तो d θ/dt क्या हो जाएगा बेटा? d θ/dt हो जाएगा ओमेगा, तो P इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। अब जैसे देखो लीनियर में क्या होता है बेटा? पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स की जगह टाउ और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। ये भी एक फॉर्मूला बनता है। अब बस इतने ही फॉर्मूला के बेसिस पे हमको सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे टॉर्क के सॉल्व करना है। हर कोई जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो इतने ही बेसिक न्यूमेरिकल से, इतने ही बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। टॉर्क के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूँ यहाँ पे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि टॉर्क का यूनिट बेटा न्यूटन मीटर रहेगा, न्यूटन मीटर, जिसको अपन थोड़ा जूल भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल मथे एनर्जी है ना, जो न्यूटन मीटर, ठीक है। डायमेंशन क्या रहेगा इसका? देखो L2 M1 T-2। क्लियर है? सीजीएस यूनिट की तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, सीजीएस यूनिट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा? हाँ, और एक कपल भी पढ़ा था हमने कल, FGH। क्या होता है बेटा कपल? कपल टू इक्वल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फॉर्म्स अ कपल।
फॉर्म्स अ कपल। तो कपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट कपल। कोई एक फोर्स इंटू वो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है बेटा टॉर्क के, वही हमारा बीम बैलेंस, तराजू, बीम बैलेंस, BALANCE, बीम बैलेंस। और बोलो सी सॉ बोल सकते हैं आप, सी सॉ अप एंड डाउन, है ना, सी सॉ बोल सकते हैं। और वो नट से अपन पाना से कोई नट खोलते तो नट एंड उसको क्या बोलते, क्या बता, पाला लिख देता हूँ, नट एंड पाना, नट से पाना। कपल का एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील, या फिर ओपनिंग द लीड ऑफ द बॉटल, लीड ऑफ बॉटल ओपनिंग, है ना। जैसे काफ़ी से एग्जाम्पल्स है टॉर्क के, काफ़ी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो बेसिकली इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर अपने बुक में बढ़िया से लिख भी लो। चलो बढ़ते हमारे न्यूमेरिकल्स की ओर, मस्त पे की। एक पॉइंट और यहाँ पे बताने का रह गया कि टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, वो तो आपको ऐसे ही पता चलता है बोलना। तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार। तो जैसे मान लो ये कोई डिस्क है ऐसा, है ना, इसके ऊपर मान लो अभी कि जैसे फोर्स लग रहा है इधर, दिस हैपन्स टू बी द फोर्स, है ना, ये डिस्क अपन ऐसा घुमाना चाहते हैं तो फोर्स लग रहा है इधर, ये हो जाएगा बेटा इसका पोजीशन वेक्टर आर बार। तो व्हाट विल बी आर बार क्रॉस एफ बार, देखो आर बार क्रॉस एफ बार कहाँ है, आपके तरफ। तो आपकी तरफ कैसे निकालेंगे अपन, डॉट से। सो दिस इज टाउ बार, एक्सियल वेक्टर होते हैं जनरली। तो मैं कुछ इस तरह से भी बता सकता था इसको कि एफ बार, ये आर बार एफ बार, तो ये हो जाएगा हमारा टाउ बार। तो टाउ बार इज बेसिकली एन एक्सियल वेक्टर, क्यों, क्योंकि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। चलो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं कुछ अभी हमारे न्यूमेरिकल्स। चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया, कि भाई साहब एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है मान लेते, या फिर एक काम करते हैं डिस्क मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक डिस्क है ऐसी। क्वेश्चन 1 तो लिख सकते हो आप कि अ डिस्क ऑफ मास 10 kg and radius is equals to 0.5 meter is rotated by the three forces लिख दो, three forces is rotated by the three forces as shown in figure, three forces as shown in figure. A disc of mass 1 kg, 10 kg and radius 0.5 meter is rotated by means of these three forces as shown in figure. Find सभी निकाल लेते। पहला कि moment of inertia of the disc, obviously about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane, obviously. Second, the net torque acting. थर्ड, तो मास निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया, मतलब बेसिकली ट्रांसलेशन की बात कर रहा मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास ही हो गया, फोर्स हो गया तो अभी एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब लिखेंगे अल्फा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आफ्टर 10 सेकेंड अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रेडियन है, मतलब रेस्ट में है, तो आफ्टर 10 सेकेंड फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म। तो थीटा एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म, ये निकालना है, ये सभी निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो निकाल लेते हैं अपन कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, वो नहीं लिखता हूं मैं कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। आप सबको पता ही है क्या हो जाएगा बेटा, आई की वैल्यू आई हो जाएगा हमारा mr², है ना। m कितना है देखो 10, r कितना है 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, तो थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा, i का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ i इज नथिंग बट 2.5 kg मीटर स्क्वायर, 2.5 kg मीटर स्क्वायर।
सेकंड क्या निकालना है बेटा, नेट टॉर्क। सेकंड क्या निकालना है बेटा, नेट टॉर्क। तो कैसे निकालेंगे नेट टॉर्क, देखिए नेट टॉर्क। अब वो वाला देखो, नेट टॉर्क के लिए ये 10 वाला 10 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा 0.5, और ये कैसा घुमाएंगे ऑब्जेक्ट को, क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क के लिए यहाँ पे लिख देंगे क्लॉकवाइज है, इसलिए प्लस कितना बेटा, फोर्स कितना है मेरा 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5। इसको देखिए ये कैसे घुमाएंगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, माइनस कितना है फोर्स 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0.5 ही है। अब रही बात ये 20 की, 20 तो तिरछा है भाई, तो इसको करना पड़ेगा रिजॉल्व। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार करो, या फिर इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व भी करेंगे। अब 20 जो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा ये 20 cos 37, एक बनेगा 20 sin 37। 20 sin 37 मतलब कितना होगा बोलो, 20 cos 37 कितना हो जाएगा, 20 cos 37 हो जाएगा हमारा 16 न्यूटन्स, और ये हो जाएगा हमारा 12 न्यूटन्स। 20 sin 37 12 न्यूटन्स। अब ये जो 16 न्यूटन्स का इसका ये जो कंपोनेंट है, ये तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। हालांकि 12 न्यूटन जो है ये लाइन ऑफ एक्शन इसका ये रहेगा, और ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये कैसे घूमेंगे, इसको ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस कितना बेटा 12 इंटू 0.5। देखो भाई साहब कितना हो रहा है नेट टॉर्क, नेट टॉर्क कितना हो रहा है, ये हो जाएगा बेटा हमारा 5 माइनस ये हो जाएगा बेटा हमारा 10 और ये प्लस हो जाएगा बेटा हमारा 6, और ओनली 1 न्यूटन मीटर, 11 माइनस 10 1 न्यूटन मीटर, और वो भी कैसा पॉजिटिव आया, मतलब बेटा क्लॉकवाइज टॉर्क। कैसा टॉर्क है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं अपन, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क कितना है 1, आई कितना है 2.5, निकलना क्या है अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 10/25 लिखो चलेगा, 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 करो, 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 10करो, तो ये बेसिकली हो जाएगा बेटा 2/5, 2/5 मतलब हो जाएगा बेटा 0.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, अल्फा भी हो गया। अब निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड्स, अगर इनिशियली ये रेस्ट में था तो आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली अल्फा कैसा है बेटा कांस्टेंट। तो ये केस किसकी हो गई, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। किसकी केस हो गई है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की केस हो गई। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस। क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस अल्फा कितना है हमारा 0.4 इंटू टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स, तो फाइनल कितना आ जाएगा बेटा 4 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यू टी 0 प्लस हाफ अल्फा है 0.4, अल्फा है 0.4 इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना बेटा 100, टी स्क्वायर मतलब कितना 100। तो थीटा इज इक्वल्स लिखेंगे ये 1 जार, ये कितने जार 50 जार, 54 जार कितना हो जाएगा बेटा 20 रेडियन हो जाएगा बेटा थीटा। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या हो जाएंगे बेटा थीटा बाय 2 पाई। तो थीटा कितना है बेटा 20 डिवाइड बाय कितना पाई, इसको लिखेंगे अपन रोटेशन से लिखो या फिर रिवोल्यूशन से लिखो, उतनी बार गोल घूमेगा ये डिस्क, खत्म, दैट्स इट। तो इस तरह से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो, है ना। चलिए और एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक सी सॉ है, क्या है बेटा सी सॉ, अप एंड डाउन, दिस इज द वे टू। ये जो फल्क्रम है ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, है ना। तो ये अपन मान लेते कि भाई यहाँ से ये 1.2 मीटर है इतना डिस्टेंस, और ये है 0.8 मीटर्स। क्लियर है से नहीं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे एक बंदे को बिठा दिया गया जिसका मास है बेटा मान लेते 8 मान लेते, कितना मान लेते 8 kg का।
तो सवाल ये है कि यहाँ पे इस छोर पे कितने केजी के मास के बंदे को बिठाना चाहिए ताकि ये सीसॉ ना तो क्लॉकवाइज घूमे ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। मतलब ये केस किसके हो गए बेटा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। द सीसॉ should not rotate about point O, मतलब fulcrum. So for rotational equilibrium, क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। नेट टॉर्क 0। अब देखो ये वाला जो है फोर्स, ये कितना लगेगा बेटा? नीचे 80 न्यूटन्स, और ये नीचे कितना लगेगा बेटा? m इंटू जी, तो mg, तो 10m लिख देता हूँ, 10m न्यूटन्स। ठीक है, ये टॉर्क कितना है? 80 इंटू 1.2, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.2 इंटू कितना बेटा? 80। ये कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज, तो प्लस। ये कैसा है? अबाउट दिस पॉइंट। ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10m, क्या लिख रहा हूँ भाई? लैटिन। 10m इंटू 0.8 एंड दैट नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बेसिकली होने वाला वही है यहाँ पे। देखो क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब कितना? 1.2 इंटू 80 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब 10m इंटू कितना बेटा? 0.8। तो देखो ये 1,000, ये कितने हजार? 10,000। 10 से 10 कैंसिल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? इट इज 1.2 kg। तो 1.2 kg का मास हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम कैसी आ जाए बेटा? इक्विलिब्रियम में आ जाए। ताकि सिस्टम कैसी आ जाए? हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नट, तो वेयर शुड, जैसे मान लो ये ऐसा कोई एक नट है, ऐसा कोई नट है ये, ठीक है, और इसको अपन ऐसा, वो जो होता है ना पेंचिस पाना जो कुछ होता है, उससे अपन इसको ऐसा मूव करने की क्या कर रहे हैं बेटा? ऐसा कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स जो है वो इंसान लगा सकता है। फोर्स इसको घूमने के लिए जैसे मान लो टॉर्क चाहिए 20 न्यूटन मीटर। कितना टॉर्क चाहिए बेटा? 20 न्यूटन मीटर। और इंसान जो फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम ये केस में, वो ले लेंगे अपन 10 न्यूटन। और ये जो पूरा इसका स्पैन है ये ले लेते हैं अपन 3 मीटर्स का। कितने मीटर्स का? 3 मीटर्स का। तो सवाल ये है कि पॉइंट ओ से कितना दूर, जैसे मान लो यहाँ ये पॉइंट पकड़ लेते क्योंकि ये तो रोटेट होगा अबाउट दिस एक्सिस ना, तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस गिनना पड़ेगा। तो पॉइंट ओ से कितनी दूर तक एटलीस्ट मैंने फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये रोटेट हो जाए। अब देखो जैसे मान लो आपको यहाँ पे स्केल दिया है कैलिब्रेशन की कि ये 0 है, ये कितना है बेटा? 10 है, सॉरी 1 मीटर है, ज़्यादा ही हो गया लेकिन अभी जाने दो। 1 मीटर है, ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, 3 मीटर मतलब इतना लंबा पाना, अभी समझने के लिए। ठीक है, तो फोर्स इंसान 10 के ऊपर नहीं लगा सकता, और इसको घूमने के लिए कितना चाहिए बेटा? टॉर्क 20 न्यूटन मीटर। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया फोर्स, तो ये तो घूमेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स इंटू नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क ही नहीं लगेगा। क्योंकि रोटेशनल मोशन करवाने के लिए कौन चाहिए? टॉर्क। ट्रांसलेशन मोशन करवाने के लिए कौन चाहिए? फोर्स। तो फोर्स भी कैसा? एक्सटर्नल अनबैलेंस। टॉर्क भी कैसा? एक्सटर्नल अनबैलेंस। जैसे मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दिया मैंने, तो टॉर्क कितना बनेगा बेटा? फर्स्ट केस में T1। फोर्स कितना लगा है देखो? 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है बेटा? 1। तो 10 इंटू 1 कितना लिखेंगे यहाँ पे? 10 न्यूटन मीटर। लेकिन ये टॉर्क पर्याप्त नहीं है क्योंकि मिनिमम कितना टॉर्क चाहिए आपको? 20 न्यूटन मीटर। सेकंड केस में देख लेते हैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊंगा मैं? 10 ही लगा सकता हूँ। 2 मीटर पे लगा के देखते हैं यहाँ पे सेकंड केस में, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। तो देखो यहाँ पे कितना बन रहा है बेटा? 20 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जस्ट अभी बाउंड्री कंडीशन है कि भाई साहब ये घूम जाए। मतलब आपको एटलीस्ट अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको टॉर्क कितना चाहिए? 20 का। तो 2 के ऊपर लगाओ, 2 मीटर के ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर के बाद में लगाओ, क्योंकि 2 मीटर के पहले अगर आप लगाओगे तो 10 इंटू 2 मीटर के पहले का डिस्टेंस 20 नहीं बना पाएगा। तो आप 2.5 पे लगाओ, 2.1, 2.3, 2.5, मतलब कितना स्पैन तक आप लगा सकते हैं? ये इतने स्पैन तक कहीं पे भी लगा सकते। इधर आपने लगाया तो ये मोशन में नहीं आएगा। क्लियर है? एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए, है ना। चलिए और बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन ले लेते हैं, पावर पे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लेंगे अभी। चलो
बढ़िया क्वेश्चन है। और एक देखिए, जैसे मान लो कि जो टॉर्क कोई ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो अभी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे कुछ तो भी समथिंग लाइक थीटा स्क्वेयर प्लस 2 थीटा प्लस 4, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये ले लेंगे अपन टॉर्क, ठीक है। अब ये टॉर्क लग रहा है बेटा ऑब्जेक्ट्स पे, है ना, और आपको निकालना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय दिस टॉर्क, वर्क डन बाय दिस टॉर्क इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पता है कैसे है आपको, कि यू हैव बीन गिवन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और पूछा है कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 से एक्स इज इक्वल्स टू 2 मीटर तक कितना वर्क डन हुआ। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। सिंपल वही क्वेश्चन है ये, बस ये लीनियर के फॉर्म में, ये एंगुलर के फॉर्म में। सो व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क, इंटीग्रेशन ऑफ, यार वर्क डन का डब्ल्यू काटेरी लिखो, टाउ डी थीटा फ्रॉम 0 से लेकर कितना बेटा 2 पाई, कितना है देखो टाउ, इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा स्क्वेयर प्लस 2 थीटा प्लस 4 ऑफ डी थीटा, टाउ डी थीटा, फ्रॉम कहाँ से बेटा 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई तक। सो व्हाट इज वर्क डन, ये हो जाएगा हमारा थीटा क्यूब बाय 3 प्लस 2 थीटा स्क्वेयर बाय 2 प्लस 4 थीटा फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई। तो लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, अपर वाले पुट करो, कितना हो जाएगा 2 पाई का क्यूब, तो यह हो जाएगा 8 पाई क्यूब बाय 3 प्लस इसको पुट कर, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वेयर बाय कुछ नहीं प्लस 4 थीटा, मतलब हो जाएगा बेटा 8 पाई, माइनस लोअर लिमिट तो 0 प्लस 0 प्लस 0। सो व्हाट वुड बी वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, अगर आप इसको गौर से देखें तो 8 पाई क्यूब प्लस 12 पाई स्क्वेयर प्लस 24 पाई होल डिवाइड बाय कितना 3, खत्म, दैट्स इट। थोड़ा कुछ यहाँ पे करेंगे क्या, नहीं रहने दो, पाई को कॉमन निकाल सकता है बहुत ही बहुत, तो वर्क डन हो जाएगा बेटा पाई बाय 3, 8 पाई स्क्वेयर प्लस 12 पाई प्लस 24। तो आप इसको और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, अभी डिपेंड करते हैं कि आपको ऑप्शंस कैसे दिए हैं। तो पाई स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे 10 पकड़ूँ लगभग तो ये हो जाएगा बेटा 80, 12 3 ज़ार हो जाएगा, ये 3.14 होता है ना, तो लगभग 36 37 ले लेते इसको, और ये 24 वैसे के वैसा, कितना हो जाएगा ये देखो 36 प्लस 24 अगर होते तो 60 प्लस ये 141 तो वर्क डन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे बेटा 141 पाई बाय 3 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द टॉर्क। अब अगर आपको पूछा कि व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो जितना वर्क डन हुआ होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होंगी, दैट्स इट। अब अगर यही वर्क डन कांस्टेंट टॉर्क द्वारा करना होता तो कितना टॉर्क लगता उतना ही डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए। सो वही अगर इतना ही वर्क डन करना है कांस्टेंट फोर्स से उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन इज नथिंग बट टाउ इंटू थीटा। कितना वर्क डन करवाना है 141 पाई बाय 3, टॉर्क कैसे लगाना है कांस्टेंट, और कितना थीटा भी कितना रखना है मैंने 2 पाई ही रखना है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई इतने थीटा में करवाना है, तो टाउ की वैल्यू कितना हो जाएंगे बेटा 141 बाय 6 न्यूटन मीटर, इतना कांस्टेंट टॉर्क लगेगा। तो इतना कांस्टेंट टॉर्क भी अगर लगा है 2 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट होने में, तो भी उतना ही वर्क डन होगा जितना कि इस वेरिएबल टॉर्क से हुआ है उस 2 पाई रेडियंस में, 2 पाई रेडियन में, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, देखो जैसे मान लो कि आपको टॉर्क दिया है कुछ तो भी थीटा प्लस 4 रेडियन नहीं, थीटा प्लस 4 न्यूटन मीटर, और बोला गया है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में था, इनिशियली ऑब्जेक्ट कैसा था आपका रेस्ट में था,
तो ओमेगा बताइए, फाइनल ओमेगा बताइए क्या रहेगा, फाइनल ओमेगा बताइए क्या रहेगा जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा 100। कितने रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा? 100। ज़्यादा हो गया क्या? 10। जब 10 रिवॉल्यूशंस हो जाएंगी तब कितना वर्क डन होगा इस टॉर्क की वजह से, कितना क्या रहेगा फाइनल वेलोसिटी रहेगी इस टॉर्क की वजह से। तो सिंपल, वर्क डन इज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल टॉर्क है। चेंज इन एनर्जी मतलब क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल क्या? हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। बस मैंने यहाँ पे आपको आई नहीं दिया, तो आई ले लेंगे अपन यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू ले लेते, कुछ भी ले लेते, 10 kg मीटर स्क्वायर ले लेते, ठीक है, 10 kg मीटर स्क्वायर। अब लिमिट्स भी आपको पता नहीं थीटा के, तो आपको ये बताया गया है कि रेस्ट से चालू किया और 10 रिवॉल्यूशंस किए, तो 10 रिवॉल्यूशंस मतलब कितना थीटा बेटा? 0 से लेकर 20 पाई, क्योंकि एक रोटेशन मतलब 2 पाई, तो 10 रोटेशन मतलब थीटा का फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा? 20 पाई, खत्म। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ थीटा प्लस 4 ऑफ डी थीटा फ्रॉम 0 से लेकर कितना? 20 पाई इज इक्वल्स टू हाफ आई कॉमन, तो 10 फाइनल वेलोस। अब देखो ये तो 0 ही था आपका, ये तो 0 ही था आपका सीधा सीधा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमको निकालना है, खत्म, ओमेगा निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये जाएगा बेटा थीटा स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 थीटा, थीटा स्क्वायर बाय 4 कैसे? थीटा स्क्वायर बाय 2। कुछ लोग चौक गए होंगे, सर इंटीग्रेशन का रूल चेंज कर दिया क्या? थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 थीटा, 0 से लेकर क्या बेटा? 2 पाई इज इक्वल्स लिखेंगे 5 ओमेगा स्क्वायर। अपर वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर बाय कितना? 2 प्लस 4 थीटा मतलब 8 पाई, और माइनस 0 तो 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 ओमेगा स्क्वायर। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जार, 2 कितने जार? 2 जार, 2 पाई स्क्वायर मतलब 20 ले लेते हैं लगभग, और 8 3 जार 24 प्लस 1 25 ले लेते हैं, तो 20 प्लस 25 मतलब 45। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि 45 इज नथिंग बट 5 ओमेगा स्क्वायर। चमत्कार हो रहा है यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 9। तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना परफेक्ट आंसर आएगा, अब आ गया, वो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे खिलेपन तो आ गया। तो कितना लग रहा है बेटा? 3 रेडियन पर सेकेंड इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। चलिए ऐसा ही एक पावर का ले लेते, पावर। पावर कैसा क्वेश्चन रहेगा? पावर वर्क डन, पावर एक्सपेंडेड बाय टॉर्क। अब कुछ नहीं, टॉर्क दे देंगे, बोलेंगे कि टॉर्क लग रहा है भाई साहब कुछ भी, जैसे मान लो 10 न्यूटन मीटर लग रहा है, और उसकी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड हुई है वो हुई है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो व्हाट इज पावर? पावर इज टी इंटू ओमेगा, बस खत्म। टी 10, ओमेगा कितना? 2 पाई, तो पावर कितना हो जाएगा ये? 20 पाई वॉट। मतलब 1 सेकेंड में 20 पाई जूल इतना एनर्जी खर्च हो रहा है 2 पाई इतने कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए। क्लियर है सीन? चलो अब एक बढ़िया सी न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा IIT JEE या फिर एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक स्टिक है, क्या है? ये कोई एक स्टिक है, ठीक है, ऐसा, और ये सरफेस है। अब ये स्टिक फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, इसका मास हम मान लेते m और लेंथ मान लेते l, ठीक है। अब ये स्टिक जो है, मान लो ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस पे, ठीक है, तो स्टिक पीछे सटकेगा नहीं, ये रफ सरफेस पे, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस रहा तो ये स्टिक जो है ये ऐसे ना गिरते हुए ये ऐसे गिरेंगे, है ना। देखो ये ऐसे ना गिरते हुए ऐसे गिरेंगे, मतलब इसका जो सेंटर रहेगा ये सेंटर थोड़ा पीछे आएगा। देखो अगर रफ रहा तो ऐसे गिरेंगे और स्मूथ रहा तो ऐसे गिरेंगे, सेंटर इसका पीछे चला जाएगा स्मूथ रहा तो। अब ये रफ सरफेस पे एक स्टिक को आपने रख दिया है और ये इनिशियली रेस्ट में है, और अब देखिए यहाँ से आपने इसको हल्का सा पुश दे दिया, हल्का सा पुश दे दिया, हल्का सा पुश दे दिया, तो क्या होगा? ये स्टिक जो है ये आफ्टर सम टाइम ऐसा फॉल करेंगे यहाँ पे बेटा, दिस स्टिक विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, ये हो जाएगा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस स्टिक। ये स्टिक जो है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग ऐसे रोटेट करेंगे,
क्लियर है? मान लो कि आफ्टर कुछ टाइम टी ये स्टिक कुछ इस तरह से आ गई यहाँ पे, और इसने जो एंगल कवर किया ये है थीटा। कितना एंगल कवर कर दिया? मान लेते थीटा, इतना एंगल कवर कर दिया, ठीक है। अब इस स्टिक को नीचे कौन ला रहा है? बेसिकली स्टिक रोटेट हो रही है। सवाल पूछो खुद से कि अगर स्टिक रोटेट हो रही है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लग रहा होगा। अब टॉर्क कौन लग रहा होगा? देखो ये जो स्टिक है इसका खुद का जो वेट है, ये जो स्टिक है इसका खुद का जो वेट है, खुद का जो वेट है mg, वो लग रहा है नीचे, वो लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे। क्लियर? ये हर वक्त लग रहा है। और ये जो mg नीचे लग रहा है ये टॉर्क दे रहा है। कैसे? अब देखो ये स्टिक पे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लग रहा है बेटा फोर्स, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है ये वाला। और वो कैसे निकालेंगे अपन? देखिए अगर ये L है तो ये हो जाएगा बेटा L/2, ये हो जाएगा L/2। अगर ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा बेटा मेरा थीटा, है ना। तो अगर ये L है, अगर ये L है तो ये हो जाएगा L/2, और अगर ये मेरा L/2 है और ये अगर मेरा क्या है बेटा थीटा है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है आपका mg, ये आपका थीटा है, और ये कितना डिस्टेंस बेटा L/2 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा L/2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा L/2 कॉस थीटा। तो अभी इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क क्यू, कितना टॉर्क क्यू लग रहा है बताओ? टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्टिक इज, यहां पे लिख देता हूं मैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्टिक इज टाउ इज इक्वल्स टू mg L/2 साइन थीटा। mg फोर्स इंटू डिस्टेंस L/2 साइन थीटा। अब अगर आप गौर से देखिए तो क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सो दिस टॉर्क इज वेरिएबल। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्टिक इज वेरिएबल, हेंस अगर मैं यहां पे स्टिक का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं? यहां पे देखो t इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? आई अल्फा। आई क्या रहेगा? देखो स्टिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? स्टिक इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक एंड पासिंग थ्रू वन एंड, नॉट फ्रॉम सेंटर। अगर सेंटर होता तो ml²/12, वन एंड है इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? ml²/3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता कि टॉर्क कितना है? देखो हमारा टॉर्क, वेरिएबल टॉर्क mg L/2 साइन थीटा। आई कितना है? आई हमारा ml²/3 इंटू अल्फा। तो ml से एक m और एक l कैंसल, है ना। क्या बच रहा है? अल्फा देखो हमारा, व्हाट इज अवर अल्फा? अल्फा बचिंग, व्हाट इज द बचिंग अल्फा? 3g साइन थीटा, 3g साइन थीटा अपॉन, देखो 3g और ये साइन थीटा अपॉन क्या बचना बेटा यहाँ पे? 2l, यहाँ का एक l बचेगा, है ना। 3g साइन थीटा बाई 2l, दिस इज द अल्फा। अब अल्फा भी कैसा है? आपका फंक्शन ऑफ थीटा है। अल्फा कैसा है आपका? फंक्शन। अल्फा कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो ये जो मोशन हो रही है, दिस मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं लगेंगे यहाँ पे। द मोशन ऑफ द स्टिक, द मोशन ऑफ द स्टिक इज नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लगेगी नहीं। फिर कौन से? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तीसरा कॉन्सेप्ट। a0, a कांस्टेंट, a वेरिएबल। देखो मोशन वाला अगर ट्री चार्ट आपको याद में आता होगा तो, है ना। तो क्या लिखते थे अपन? a इज इक्वल्स टू dv/dt, तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू d⍵/dt। और क्या लिख सकते हैं? अल्फा को ओमेगा d⍵/d थीटा। अब यहाँ पे dt वाला सवाल ही नहीं बनेगा क्योंकि अल्फा किसका फंक्शन है? थीटा का। अब आपको पता है क्या सवाल पूछेंगे कि बताइए, बोलिए कि जब स्टिक एंगल थीटा पे है तो अभी इसका ओमेगा क्या है? कितना है? ओमेगा से कितने स्पीड से ये घूम रही है, मतलब स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। जब ये स्टिक जमीन पे टकरा जाएंगी तब इसका ओमेगा क्या रहेगा? एंगुलर स्पीड क्या रहेगा? तो आपको अल्फा दिया है बेटा और ओमेगा पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अपन? अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा d⍵/d थीटा। क्यों?
क्योंकि वी वांट स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा लिखेंगे यहाँ पे 3g साइन थीटा बाय ट्वाइस एल इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? ओमेगा डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3g साइन थीटा बाय 2l ऑफ डी थीटा। चलो लिमिट्स पुट कर देते। जब हमारा थीटा क्या था बेटा? 0 डिग्री, तब इनिशियल ओमेगा क्या था हमारा? 0। लिख देता हूँ यहाँ पे, लगे तो यूनिट भी लिख देता हूँ। जब हमारा थीटा क्या था बेटा? 0 डिग्री, व्हेन आवर थीटा वाज 0 डिग्री। थीटा कितना था बेटा? 0 रेडियन। तो इनिशियल ओमेगा क्या था बेटा? वो भी 0 था, रेस्ट में था रेडियन पर सेकेंड। जब थीटा रहेगा कुछ तो भी रेडियन, तब ओमेगा क्या रहेगा? कुछ तो रहेगा, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड जो आपको निकालना है। ये क्या बात होगी सर, है ना? तो इंटीग्रेट मार देते, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3g साइन थीटा अपॉन कितना? 2l डी थीटा। थीटा जब 0 था तो ओमेगा 0 था, जब थीटा कुछ थीटा रहेगा तो ओमेगा कुछ ओमेगा रहेगा। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा? इट वुड बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से लेकर ओमेगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे 3g बाय 2l कॉन्स्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा? बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 से लेकर थीटा। वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे 3g बाय 2l। एल अभी क्यों छोटा लिखा सर? अभी तक बड़ा लिखा रहते हैं, ऐसा क्यों करते हो? बच्चे बोलेंगे छोटा एल कहाँ से आ गया, कुछ नया है क्या, है ना? अब ये माइनस साइन इसको दे देते अपन, यहाँ पे बाहर दे देते माइनस साइन इसको, ठीक है? तो क्या बचेगा? ये माइनस साइन बाहर देने के बाद कॉस थीटा बचेगा, तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस कॉस 0 कितना बेटा? 1। माइनस से रिजॉल्व कर देते तो ये जगह ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा 3g बाय 2l। माइनस अगर रिजॉल्व कर दिया तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3g बाय l। एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा देन? ओमेगा कितना है? 6g बाय l साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज ओमेगा स्क्वायर, बराबर है? तो ओमेगा क्या हो जाएगा? देखो ओमेगा, और ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ 6g बाय l साइन ऑफ थीटा बाय 2। दिस इज ओमेगा, खत्म। देखो तो जब आपका थीटा 0 था तो ओमेगा भी 0 था, देखो ना, साइन 0 बाय 2 मतलब साइन 0 0। जब आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग जब गिर जाएंगी नीचे यहाँ पे, तो कुछ स्पीड से गिरेंगी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से गिरेंगी ओमेगा। तो ये 90 बाय 2 मतलब 45, साइन 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 तो 2 को अंदर डाल दो, रूट 2 है ना तो अंदर डाल दो उसको, रूट में है ना, तो 6g बाय ट्वाइस एल मतलब 3g बाय एल से गिरेगा, खत्म। दिस इज ओमेगा। किसी ने अगर आपको लीनियर स्पीड पूछा है ना, तो हर किसी की स्पीड तो अलग रहेंगी बेटा, है ना? तो जैसे मान लो मैं इस टिप का स्पीड निकालना चाहूँगा, जब इस टिप ऐसे नीचे गिर जाएगा ऐसा, तो इसका यहाँ का स्पीड क्या रहेगा? v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, है ना? आर क्या रहेगा? इसका लेंथ। ओमेगा तो हर पॉइंट का सेम रहेगा इस इंस्टेंट में, हालांकि यहाँ का ओमेगा और यहाँ का ओमेगा अलग है, लेकिन इस इंस्टेंट में सभी पॉइंट का ओमेगा सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ये, यूनिफॉर्म खुद एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम है, ओमेगा सेम है हर पॉइंट का, इस इंस्टेंट पे हर पॉइंट का ओमेगा सेम है, लेकिन v अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि r अलग रहेगा, ये पॉइंट का r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, r3 ओमेगा, इसका r ओमेगा। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक टिप की अगर मैं वेलोसिटी करना चाहूँ तो v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन? r ओमेगा बेटा। तो v इज इक्वल्स टू r मतलब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय l बेसिकली। तो l से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 6gl साइन थीटा बाय 2। ये वेलोसिटी ऑफ द टिप, किसी का भी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ टिप एट एनी एंगल थीटा। ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसको अपन गौर कर सकते थे समझने के लिए, ठीक है? मान लो आपको ये सरफेस नहीं दिया होता यहाँ पे, तो ये स्टिक ऐसा गिरता था, ऐसा ना, तो फिर 0 से लेकर कहाँ लेते थे? यहाँ तक 180, 0 से लेकर थीटा आप कुछ भी ले सकते थे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू,
गिर ही रहा है वो, क्लियर है। चलिए, सो दिस वॉज सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ईजी थे, समझने के लिए ज़रूरी थे ऑफ टॉर्क। ठीक है, आप तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।